ये सतत चलने वाला युद्ध है पूंजीवाद के लिए। हम लगातार मजदूर की मजदूरी पर और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए एक पेरेनियल वॉर चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है। ये युद्ध फैल रहा है। ये जो पूंजीवादी युद्ध है ये फैलेगा, ये इसकी टेंडेंसी है। ये बिना फैले सरवाइव नहीं करेगा। ये रशिया और यूक्रेन जैसा युद्ध है, इस पे गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सबसे भयानक जो वॉर के टूल हैं वो यूज हो रहे हैं, रेप, लगातार रेप हो रहे हैं। वेस्ट का सारी सेनाएं, सारा पैसा, सारे हमले मुस्लिम इलाकों में वहां के तेल के लिए है, और तेल के इलाकों पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया गया, और वेस्ट की सारी सेनाएं जाकर के वहां तेल के इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे देश की जो सेनाएं हैं, हमारे देश की जो अर्धसैनिक बल है, वो आदिवासी इलाकों में उनके खनिज पर कब्जा करने के लिए वहां गई हैं। तो जिस दिन खनिज पूरा लूट लिया जाएगा, जिस दिन तेल पूरा लूट लिया जाएगा, उस दिन हमारी ये सरकारें क्या करेंगी? जब आजादी आ रही थी उस वक्त दो लोगों का जो कथन है, पहले तो थोड़ा सा हम ये देख लें कि इस वक्त हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सैनिक हैं, वो सबसे ज्यादा कहां हैं? वो आदिवासी इलाके में हैं। वो वहां क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने? क्या आदिवासियों ने उनसे सुरक्षा मांगी है? नहीं। वो वहां संसाधनों पर कब्जा करने गए हैं। किसके लिए? गरीबों के विकास के लिए? नहीं, वो कब्जा करने गए हैं चंद पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए, और ऐसा वो लगातार कर रहे हैं। भगत सिंह ने वॉइस रॉय को एक खत लिखा था, और उस खत में भगत सिंह लिखते हैं कि द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। एक युद्ध की परिस्थिति विद्यमान है और यह विद्यमान रहेगी जब तक संसाधनों की लूट और मजदूर के मजदूरी की लूट जारी है। चाहे वो गोरे अंग्रेज हों और चाहे वो नितांत भारतीय लोग हों, जब तक ये लूट जारी है एक युद्ध जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि यह युद्ध जनता पर थोपा गया है, जनता तो इसका जवाब दे रही है। और भगत सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें युद्धबंदी के रूप में ट्रीट करें और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दें। ये भगत सिंह कह रहे हैं। संसाधनों और मजदूर की लूट, मजदूरी की लूट, श्रम की लूट जारी है। अगर आप पूंजीपति का निर्माण देखें, भारत के या किसी भी पूंजीपति को उठाएं, अंबानी को उठाएं, अडानी को उठाएं, उनकी पूंजी के निर्माण में दो चीजों की जरूरत होती है। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मजदूर की मजदूरी। इन दो चीजों से संपत्ति का निर्माण होता है। संसाधन किसके हैं? जमीनें किसकी हैं? इस देश की हैं, समुदाय की हैं। संविधान कहता है, संविधान ये नहीं कहता कि जमीनें सरकार की हैं, संविधान कहता है समुदाय की हैं, समाज की हैं। और उस पर कब्जा कैसे किया जाता है? उस पर कब्जा किया जाता है सैनिक भेजकर। सैनिक जाते हैं, सीआरपीएफ जाती है, जमीनों पर कब्जा करती है,
हजारों लाखों आदिवासियों को विस्थापित करती है, मारती है, गोली चलाती है, जेलों में डालती है, बलात्कार करती है और जमीन पर कब्जा करके एक अंबानी को या एक अडानी को सौंप देती है। और दूसरी चीज क्या चाहिए संपत्ति के निर्माण के लिए? श्रम। मजदूर जो मजदूरी करता है, मान लीजिए वो 1,00,000 रुपए का उत्पादन करता है तो उसको मजदूरी मिलती है 1,000। बाकी का जो श्रम का मूल्य है वो जमा होता है पूंजीपति के पास। तो जब मजदूर कहता है मेरी मजदूरी बढ़ाओ, तब क्या होता है? फिर उसको पीटने पुलिस आती है, फिर हथियार का इस्तेमाल होता है। तो दोनों बार संपत्ति के निर्माण के लिए हमने सैनिकों का इस्तेमाल किया। यानी पूरा का पूरा जो ये पूंजीवादी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, पूंजीपति का निर्माण है, ये सैनिक के बल पर हो रहा है। ये इंटरनल वॉर है, ये युद्ध है, ये सतत चलने वाला युद्ध है। पूंजीवाद के लिए हम लगातार मजदूर की मजदूरी पर और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए एक पेरेनियल वॉर चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है। भगत सिंह का मैंने उदाहरण दिया, अब मैं गांधी का उदाहरण दिया। गांधी कहते हैं अगर भारत ने अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाया तो भारत तबाह हो जाएगा। गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप विकसित हैं। कम पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास 4 घर है, बड़े विकसित हैं। 2 कारें, बड़े विकसित हैं। आपके पास 1 झोपड़ी है, 1 साइकिल है, अरे बड़े पिछड़े हुए हैं। जिसके पास ज्यादा है वो विकसित है, कम है पिछड़ा हुआ है। गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है और आपके पास ज्यादा तब हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और छीन आप तब सकते हैं जब आपके पास ताकत है। गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल में ताकतवर का ही विकास होगा, कमजोर पिछड़ जाएगा। अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है संसाधन जिसके पास ज्यादा है उसी का विकास होगा, और अंग्रेज सारी दुनिया में संसाधनों पर कब्जा और बाजारों पर कब्जा करने के लिए युद्ध करते थे। अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज लेखक ने लिखा यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार वॉर करते थे। गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजी विकास का मॉडल, वेस्ट के विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा, और उनका लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे और इस युद्ध में से विनाश निकलेगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आज हमारी सबसे ज्यादा फौजें कहां हैं? वो गांव में। क्या करने के लिए? वहां वो लगातार युद्ध कर रही हैं और ये फुल फ्लेजेड युद्ध है। ये रशिया और यूक्रेन जैसा युद्ध है। इसमें गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सबसे भयानक जो वॉर के टूल हैं वो यूज हो रहे हैं। रेप, लगातार रेप हो रहे हैं। 40 महिलाओं से बेलूर में रेप हुआ। महिलाओं के स्तर निचोड़े सीआरपीएफ वालों ने। कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, लगातार चल रहा है। मिलिटराइजेशन का विरोध क्यों करते हैं लोग? क्यों कहते हैं कि हमें कैंप नहीं चाहिए? सरकार कहती है ये तो माओवादियों के भड़कावे में कह रहे हैं, इनको माओवादियों ने भड़काया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, मैंने कहा आर्टिकल लिखा, मैंने कहा भाई अच्छा ये जो कि सिलगेर का आंदोलन तो माओवादियों का आंदोलन है। मैंने कहा भाई ये वहां बैठे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, सत्याग्रह कर रहे हैं,
तो सरकार को तो खुश होना चाहिए कि माओवादी गांधी के रास्ते पे आ गए। इससे बढ़िया क्या बात है? सत्याग्रह कर रहे हैं तो आप इनकी बात सुन लो। और ये कहां लिखा है संविधान में कि अगर माओवादी विचारधारा का व्यक्ति सत्याग्रह करेगा तो सरकार उसकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि वे तेरी विचारधारा फलानी है और हम तो इस विचारधारा वाले की बात सुनेंगे और इस विचारधारा वाले की नहीं सुनेंगे। ये कानून में कहां लिखा है? अगर माओवादी विचारधारा के लोग भी सत्याग्रह कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप स्वागत कीजिए कि चलो माओवादी ने हथियार डाल दिए, सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन ये तो बहाना है, सरकार का बहाना है कि कोई भी सरकार का विरोध करे तो वो माओवादी है। कोई भी, वहां शेड्स हैं बहुत सारे, वहां पीयूसीएल काम करता है, वहां पर गांधीवादी लोग काम करते हैं, वहां पर सीपीआई काम करता है, वहां सीपीएम काम करती है, वहां सभी लोग काम करते हैं। और सरकार की चालाकी ये है कि जो भी सरकार का विरोध करे उसको वो एक लेवल लगा देती है कि ये सब माओवादी हैं। तो वहां ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये माओवादियों का आंदोलन है। मिलिटराइजेशन का विरोध क्यों होता है? आप खुद कल्पना कीजिए, एक गांव में 1000 बाहरी सिपाहियों को लाकर बिठा दिया जाए, उसके अपने समस्याएं हैं। 1000 सिपाही आ जाएगा, सबसे पहले वो वहां की नदी पर कब्जा कर लेंगे, उनको नहाना तो है ना। 1000 सिपाही नदी पर नहाएंगे, नदी पर उनका कब्जा। महिलाएं कैसे जाएंगी पानी भरने, कैसे नहाने जाएंगी? वहां का जो तालाब है, तालाब पर वो कब्जा कर लेंगे, तालाब की मछलियां निकाल के खा जाएंगे। जंगल जो है, जंगल पर सिपाही कब्जा कर लेते हैं, जंगल की लकड़ियां ला ला के वो अपने मैस में खाना पकाते हैं, बड़ी तादाद में काटते हैं जंगल, लोगों का निस्तार बंद हो जाता है। आदिवासी जंगल में अगर गाय चराने जाते हैं, बकरी चराने जाते हैं, उनको पीटते हैं। महिलाएं जाती हैं, उनको पकड़ लेते हैं, बलात्कार करते हैं, नौजवानों की हत्या कर देते हैं। तो लोग कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए यहाँ पर सिपाही, मिलिटराइजेशन हमको नहीं चाहिए इस इलाके में, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए आपकी। लेकिन सरकार जबरदस्ती करती है। अब अभी मुझे खबर आई, अभी दोपहर को मैंने सोनी से फोन किया, से बात हुई, तो उसने कहा कि ताकि लोग गांव में, इन्होंने वही जबरदस्ती कि हमको यहाँ सड़क बनानी है, कैंप बनाना है, तो लोगों ने कहा अच्छा फिर इतना भ्रष्टाचार, सड़क बनेगी तो आदिवासियों के खेतों से मिट्टी खोद लेंगे, मुरुम खोद लेंगे, पत्थर खोद लेंगे। अब उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने खेत समतल किए हैं, खेती कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं, उसमें आप जेसीबी मशीन लगाकर बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे। तो लोगों ने विरोध किया, तो 50 आदिवासियों को पकड़ा, उनको इंद्रावती नदी में सिर डुबा डुबा के मारा है और 7 लोगों को जेल में कल डाला है। हमारी जो एनआईए का भी आपने नाम लिया, एनआईए ने सोनी को बुलाया, 7 घंटे उससे पूछताछ की और लास्ट में ये कह के छोड़ा कि इस शर्त पे जाने दे रहे कि आगे से अडानी जी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करोगे। हमारा एनआईए किसके लिए काम कर रहा है? अडानी जी के लिए। अडानी जी का नौकर है एनआईए, और एनआईए में कौन बैठे हैं? अंकित गर्ग बैठा है एनआईए में, जिसने सोनी के प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भरे थे, वो एनआईए में बैठा है। अमरेश मिश्रा बैठा है एनआईए में, जिसने वहां पर आग लगाई थी गांवों में, जिसने सोनी और लिंगा कोड़ोपी को फर्जी मामले में फंसाया था, वो एनआईए में बैठा है। ये लोग चला रहे हैं पूरे उस पुलिस निजाम को और एक्टिविस्टों को जेलों में डाल रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के 65 देशों से हमने आदिवासियों का नामो निशान मिटा दिया इस तथाकथित विकास के नाम पे। अमेरिका में हमने नेटिव अमेरिकन को मारा 6 करोड़ को, न्यूजीलैंड में मारा, ऑस्ट्रेलिया में मारा, कनाडा में मारा, कई जगह तो हमने नामो निशान मिटा दिया। भारत उसे आज कर रहा है और दिक्कत यह है कि हमारा शहर उगाता कुछ नहीं है, खाता सब कुछ है। ये कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोड्यूस होता है गांव में, आदिवासियों के बीच में। इसलिए
हमारे सिपाही वहां जाएं, उनको मारें, संसाधन लूटें, ये हमारे हित में है। इसलिए हम कहते हैं ये सिपाही हमारे हैं, ये हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसका खामियाजा, इसका जो वायलेंस का जो रिसीविंग एंड है, उस पर हमारे देश के आदिवासी हैं। लेकिन सिर्फ आदिवासी तक ये बात रहेगी नहीं, ये हिंसा आप तक आने वाली है। दो तरीके से आएगी। एक तो आदिवासी जिस प्रकृति को बचा रहा है, उस प्रकृति के कारण आप भी जिंदा है। आप ये मत सोचिए कि प्रकृति अलग है, आप अलग है। जिस दिन पेड़ नहीं रहेगा, आप भी पट्ट से गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आप ये मत सोचिए आप पेड़ से अलग हैं। पेड़ है तो आप हैं। ये आदिवासी उस पेड़ को बचा रहा है, ये आपकी जिंदगी बचा रहा है। इसलिए आदिवासी की लड़ाई आपको बचाने की लड़ाई है, और ये जो इसका जो परिणाम होगा वो आप बनाने वाला है। तो आदिवासी उसको रोक रहा है। दूसरा, जो आज संसाधनों की लड़ाई आदिवासी इलाके में चल रही है, उसको इंटरनल हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का छिपा हुआ युद्ध, जहां सेनाएं लगातार युद्ध कर रही है लोगों से, ये आपके दरवाजे तक पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। आहट आप सुन चुके हैं। किसान आंदोलन उसी आहट को पहचान गया था। किसानों को पता चल गया था हमारी जमीनों पर कब्जा होने वाला है। आप लिख कर रख लीजिए, कुछ ही समय में ये सीआरपीएफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश के गांव में बैठेगी। यहां वही कत्लेआम होगा जो आज आदिवासी इलाकों में हो रहा है। ये युद्ध फैल रहा है। ये जो पूंजीवादी युद्ध है, ये फैलेगा। ये इसकी टेंडेंसी है। ये बिना फैले सरवाइव नहीं करेगा। ये लगातार नए नए रिसोर्स के क्षेत्र खोजता है, ये लगातार मार्केट खोजता है, नहीं तो ये मर जाएगा। ये फैलेगा, ये आपके दरवाजे तक आएगा, और ये क्या खत्म करेगा? ये सबसे पहले खत्म करेगा आपका संविधान, आपके मानवाधिकार, आपके लोकतांत्रिक अधिकार, आपकी जिंदगी, आपकी आजादी। ये इस सब को निगल जाएगा। आज आदिवासियों की आजादी को जिस तरीके से कुचल दिया गया है, जानवरों की तरह उनको मारा जा रहा है, ये सब आप देखेंगे अपनी जिंदगी में अपने ऊपर होते हुए। तो आदिवासी आज जिस संघर्ष को कर रहा है, वो दरअसल इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे इंटरेस्ट दूसरे हैं, हम जानना नहीं चाहते, हम जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ये है कि इनको लूटे तो कंपनियां चले तो हमको नौकरी मिले, कॉर्पोरेट बचेगा तो हम बचेंगे, लेकिन कुछ नहीं बचेगा। प्रकृति नहीं बचेगी, पर्यावरण नहीं बचेगा, तनख्वाह, आपके बच्चे तनख्वाह खा के नहीं जी सकते, उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए। जिस दिन आखिरी मछली मर जाएगी, आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी सूख जाएगी, उस दिन हमें पता चलेगा कि हम पैसे को खा नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी जो समुदाय है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप है या एथनिक ग्रुप है, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो अपने सामने आने वाले जो इमीडिएट अटैक है उसका सामना करता है। तो वो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। किसानों के सामने ये कानूनों के रूप में जब एक अटैक आया तो किसान संगठित हुए और वो उसके खिलाफ लड़े, और उन्होंने फौरी तौर पर एक जीत हासिल करी है। अलबत्ता सुन रहे हैं कि फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि वो कानून फिर से लाए जाएंगे। तो सब अपने अपने उसके लिए, आदिवासी के ऊपर जिस तरह का हमला है, आदिवासी उसका सामना कर रहा है, और जिस तरह का हमला है वो कोशिश कर रहा है कि उसका वो सामना कैसे कर सके, कैसे वो लोगों तक बात पहुंचाए, कैसे वो कानूनी मदद दे, लोकतांत्रिक तरीकों से कैसे वो लड़े। तो वो लड़ रहा है। लेकिन हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि आप हमारे में शामिल क्यों नहीं हुए। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो भौगोलिक कारण है कि वो इतनी दूर
बस्तर में लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली तक आना उनके लिए आर्थिक रूप से अपने भौगोलिक दूरी के कारण वो उतना संभव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ से बड़ी तादाद में किसान आए थे, मुझे लगातार मालूम है, मैं उनके संपर्क में रहा हूँ, मैं भी, हम लोग भी किसान आंदोलन में रहे हैं, और वहाँ का जो किसान लड़ रहा है वो भी किसान आंदोलन है। ये अलग है कि देश में अलग अलग जगहों पर किसान अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई है ये तो जारी रहेगी। ये जरूर है कि जो लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ है बेसिकली। तो पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसका आपस में कैसे नेटवर्किंग हो, कैसे वो साथ में आए ताकि एक फैसलाकुन लड़ाई हो सके और उसको हम हरा सकें, वो काफी मुश्किल बात है। लेकिन उस दिशा में अगर हम सोचेंगे और उसको पहचान पाएंगे कि हम सबका दुश्मन जो है वो कैसे पूंजीवाद है, और ये जो विकास का फॉल्टी मॉडल है, ये जो एक दोषी विकास तरीका है विकास का, उसको हम पहचान पाएंगे तो जरूर हम फैसला को लड़ाई लड़ पाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।